विषय है वीडियो पर्यावरण को और पारिस्थितिकी लाइक करें, संपूर्ण चैनल सार को संग्रह। सब्सक्राइब करें। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हम इसे एक ही बार में पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा ध्यान बुनियादी बातों और उन तथ्यों पर रहेगा जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। इसे एक मजबूत रिवीजन की तरह समझ सकते हैं। चलिए, पर्यावरण को समझने के लिए इसकी जो शब्दावली है वहां से शुरू करते हैं। कुछ शब्द बार बार आते हैं, जैसे इकोलॉजी। ये शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी का मतलब है जीवों का उनके पर्यावरण के साथ जो रिश्ता है उसका अध्ययन। अच्छा। हाँ, अब इसी से जुड़ा है इकोसिस्टम। ये शब्द दिया A.G. टांसले ने। अच्छा, तो इकोलॉजी अध्ययन हो गया और इकोसिस्टम वो जगह, वो तंत्र। बिल्कुल, जैसे कोई जंगल या तालाब, वो पूरा एक इकोसिस्टम है। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। ये शब्द W.C. रोजन ने दिया था, लेकिन इसे पॉपुलर बनाया E.O. विल्सन ने, है ना? एकदम सही। और इसी बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट। ये आइडिया नॉर्मन मायर्स का था। ओके। और पारिस्थितिक पिरामिड, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड, वो चार्ल्स एल्टन की देन है। और आखिर में जो बहुत जरूरी है वो है ऊर्जा का 10% नियम, जिसे लिंडमैन ने दिया था। हाँ, लिंडमैन का 10% नियम। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है, तो बाकी 90% का क्या होता है? वो जो 90% ऊर्जा है वो ऊष्मा मतलब हीट के रूप में नष्ट हो जाती है, या फिर जीव अपनी रोज की क्रियाओं में उसे खर्च कर देता है। जैसे अगर पौधों के पास 1000 जूल ऊर्जा है तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी को सिर्फ 100 जूल मिलेगी। और फिर उस शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी को सिर्फ 10 जूल। हाँ, और सबसे ऊपर वाले शिकारी तक पहुंचते पहुंचते केवल 1 जूल। इसीलिए खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। अब पिरामिड पर आते हैं। संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड, ये दोनों सीधे या उल्टे हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे एक पेड़ पर हजारों पक्षी रहते हैं तो संख्या का पिरामिड उल्टा हो गया। आधार छोटा, ऊपर का स्तर बड़ा। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, वो कभी उल्टा नहीं हो सकता। एकदम सही, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है, बढ़ती कभी नहीं, इसलिए ये हमेशा सीधा ही रहेगा। चलिए, अब खाद्य श्रृंखला को समझते हैं। सबसे नीचे कौन होता है? सबसे निचले स्तर पर होते हैं उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर्स, मतलब हरे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और इन उत्पादकों को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। हाँ, ये शाकाहारी होते हैं, जैसे हिरन हो गया, खरगोश हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं, जैसे लोमड़ी जो खरगोश को खाती है। और फिर सबसे ऊपर, टॉप पर, श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं तृतीयक उपभोक्ता या टॉप कार्निवोर्स, जैसे बाघ, जिन्हें आमतौर पर कोई और नहीं खाता। चलिए, अब प्रजातियों के संरक्षण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर आते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था है IUCN। इसकी स्थापना कब हुई थी? IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है दुनिया भर की प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करना, और इसी के लिए ये रेड डेटा लिस्ट प्रकाशित करता है, जिसकी शुरुआत 1964 में हुई। अच्छा, इस लिस्ट में 9 श्रेणियां हैं और इसमें रंगों का भी इस्तेमाल होता है, लाल, गुलाबी, हरा। हाँ, लाल रंग का मतलब है कि प्रजाति विलुप्त मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। गुलाबी रंग घोर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए है, और हरा रंग उन प्रजातियों के लिए है जिनकी संख्या में सुधार हो रहा है। और एक शब्द आता है थ्रेटेंड या संकटग्रस्त। हाँ, ये एक व्यापक श्रेणी है। इसमें वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये तीनों ही शामिल हैं। तो अब घोर संकटग्रस्त श्रेणी को थोड़ा और समझते हैं। किसी प्रजाति को इस श्रेणी में रखने का आधार क्या है? इसके मानदंड बहुत सख्त हैं, जैसे पिछले 10 सालों में आबादी 80% से ज्यादा घट गई हो, या फिर उस प्रजाति के कुल जीवों की संख्या 50 से भी कम रह गई हो। भारत में कौन सी प्रमुख प्रजातियां हैं इस श्रेणी में? इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। हिमालयन क्वेल, पिंक हेडेड डक और घड़ियाल भी इसी में आते हैं। और एक द वल्चर क्राइसिस का भी जिक्र आता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भारत में गिद्धों की आबादी, खासकर व्हाइट रम्प्ड गिद्धों की 99% से भी ज्यादा खत्म हो गई। 99%?
और इसकी वजह थी एक दवा डिक्लोफेनेक। बिल्कुल। मवेशियों को दी जाने वाली ये दर्द निवारक दवा जब गिद्धों के शरीर में पहुंची तो उनकी किडनी फेल हो गई और इससे पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा गया। ये वाकई चौंकाने वाला है। अब घोर संकटग्रस्त से अगली श्रेणी संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड पर आते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें भी भारत के कई जाने पहचाने जीव हैं, जैसे बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, हिम तेंदुआ और लायन टेल्ड मकाक भी। एक सींग वाला गैंडा भी इसी में है? हाँ, एक सींग वाला गैंडा भी संकटग्रस्त है। अवैध शिकार इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। समुद्री जीवों में ऑलिव रिडले कछुए भी इसी श्रेणी में आते हैं। और अब उन प्रजातियों की बात करते हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध है मॉरिशस का डोडो, फिर पैसेंजर पिजन जो अत्यधिक शिकार के कारण विलुप्त हो गया, और तस्मानियन टाइगर जिसे 1936 के बाद नहीं देखा गया। हाल के वर्षों में भी कोई प्रजाति विलुप्त हुई है? हाँ, दुख की बात है कि 2019 में चाइनीज पैडल फिश को विलुप्त घोषित कर दिया गया। और एक चिंता की बात यह भी है कि हमारे आसपास दिखने वाली गौरैया और कौओं की संख्या भी तेजी से घट रही है। चलिए अब ध्वनि प्रदूषण पर बात करते हैं। ध्वनि तरंगों की 3 श्रेणियां हैं ना? हाँ, पहली है अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसे कुत्ते, हाथी सुन सकते हैं, हम नहीं। और दूसरी है श्रव्य, जिसे हम सुन सकते हैं। बिल्कुल, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ये मानव कान की सुनने की क्षमता है। और तीसरी है पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। चमगादड़, सोनार, ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये बात भी सही है कि ध्वनि ठोस में ज्यादा तेजी से चलती है। एकदम सही। इसीलिए रेलवे ट्रैक पर कान लगाकर ट्रेन की आवाज दूर से ही सुनी जा सकती है, हवा में आने से पहले। अब बात करते हैं जल प्रदूषण और उससे जुड़ी बीमारियों की। पारा यानी मर्करी से कौन सी बीमारी होती है? पारे से होता है मिनी माता रोग जो सीधे मस्तिष्क पर असर करता है। और कैडमियम से? कैडमियम से होता है इटाई रोग। यह हड्डियों को बहुत कमजोर बना देता है। आर्सेनिक से ब्लैकफुट रोग होता है, सही कहा। हाँ, और नाइट्रेट की अधिकता से छोटे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अब वायु और औद्योगिक प्रदूषण पर आते हैं। कोयला जलाने से जो फ्लाई ऐश निकलती है, उसका क्या होता है? फ्लाई ऐश एक प्रदूषक है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल ईंटें और सीमेंट बनाने में किया जा रहा है। मीथेन गैस धान के खेतों से निकलती है। और लेड या सीसा पहले पेट्रोल में मिलाया जाता था और अखबार की स्याही में भी होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे साइलेंट किलर कहते हैं। हाँ, ये हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देती है, इसीलिए इसे दम घूंटू गैस भी कहते हैं। इसी संदर्भ में भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र जरूरी है। 2 दिसंबर 1984। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसों की। ये पृथ्वी के चारों ओर एक हीट ट्रैप की तरह काम करती हैं। हाँ, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CFCs और जलवाष्प। ये गर्मी को रोकती हैं, जो जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन इनकी अधिकता ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। बिल्कुल, जब ये गैसें जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। अब देखते हैं कि भारत में संरक्षण के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। इसकी शुरुआत 1952 की पहली राष्ट्रीय वन नीति से हुई, जिसका लक्ष्य 33% वन कवर था। फिर 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। हाँ, और उसी के अगले साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, जो कि बहुत सफल रहा। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, भोपाल त्रासदी के बाद। सही है। फिर 1988 में वन नीति को संशोधित किया गया और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ। और 2002 में जैव विविधता अधिनियम, हाँ, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पारित हुआ। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बात कर लेते हैं। 1971 का रामसर सम्मेलन किससे जुड़ा है? रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित है। और 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले CFCs को नियंत्रित करने के लिए था। और ये बहुत सफल भी रहा। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया। हाँ, फिर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया, और हाल ही में पेरिस समझौता, जिसका लक्ष्य तापमान वृद्धि को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। और करंट अफेयर्स के लिहाज से COP30, जो 2025 में ब्राजील में होगा। बिल्कुल, बेलेम में। इसका मुख्य मुद्दा क्लाइमेट फाइनेंस और मीथेन उत्सर्जन होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर आते हैं। दुनिया में कुल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिनमें से 4 भारत में हैं। हाँ, भारत के 4 हॉटस्पॉट्स हैं: हिमालय, इंडो बर्मा,
पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। और सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 96 हो गई है। जी हाँ, 96। पहले रामसर स्थल थे चिल्का झील और केवलादेव। और हाल ही में छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और राजस्थान की सिलेसर झील को जोड़ा गया है। बिल्कुल। इसके अलावा 2025 तक इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटीज के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। चलिए, अब कुछ त्वरित परीक्षा तथ्यों पर आते हैं। महत्वपूर्ण दिवस: 21 मार्च वानिकी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर ओजोन दिवस। ये सभी बहुत जरूरी हैं। अब कुछ प्रसिद्ध उपनाम। डॉल्फिन मैन है रविंद्र कुमार सिन्हा। भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं रामदेव मिश्र। बर्ड मैन है सलीम अली। और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। एक आतंकवादी वृक्ष भी है यूकेलिप्टस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जमीन से बहुत ज्यादा पानी सोखता है, जिससे भूजल स्तर गिर जाता है। अच्छा। और रेडिएशन सबसे पहले अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को प्रभावित करता है। हाँ। और भारत में न्यूक्लियर फ्यूल के लिए यूरेनियम से ज्यादा थोरियम के भंडार हैं। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कुल 12। तो ये था पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर हमारा संपूर्ण विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी और सभी महत्वपूर्ण बिंदु अब आपको स्पष्ट हो गए होंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए एक मस्ट वॉच संसाधन है। इसे बार बार देखें ताकि सभी तथ्य आपको याद हो जाएं। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।